Hello everyone, this video is for class 4 social study and the chapter is chapter 6, the coastal plains and the islands. This chapter is a part of your final term syllabus. Okay, so let's get started. A coast is a land area which meets the sea. India has a beautiful coastline that stretches all around the Indian peninsula. On the west we have the western coastal plains and on the east we have the eastern coastal plains. So कोस्ट क्या होता है? कोस्ट एक लैंड का वो पार्ट होता है जो कि वाटर से मिलता हो, जो हमारे इंडिया का जो वो पार्ट जो पानी से मिलता है उस हिस्से को बोलते हैं कोस्ट. तो इंडिया में दो टाइप के कोस्ट हैं, एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. These plains stretches along the coast for about 6,000 km from Gujarat in the west up to the West Bengal in the east. They meet at Kanyakumari. So दो टाइप के कोस्टल प्लेन्स हैं. एक कोस्टल प्लेन है जो हम लोगों का डायरेक्शन है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है वेस्ट और इस तरफ होता है ईस्ट. वेस्ट के तरफ जो कोस्टल प्लेन्स है उसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, वेस्ट के तरफ जो कोस्टल प्लेन्स है उसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और ईस्ट के तरफ जो कोस्टल प्लेन है ये वाला जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स का टोटल लेंथ, कोस्टल प्लेन स्टार्ट होते हैं गुजरात से होकर नीचे कन्याकुमारी तक आते हैं. उसके बाद फिर ईस्ट के तरफ वेस्ट बंगाल से होकर नीचे कन्याकुमारी तक आते हैं. तो ये जो टोटल लेंथ है कोस्टल प्लेन्स का, टोटल लेंथ है 6,000 किलोमीटर. और ये इनका बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट और कहाँ तक खत्म है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होते हैं गुजरात में और एंड होते हैं कन्याकुमारी में, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होते हैं वेस्ट बंगाल में और एंड होते हैं कन्याकुमारी में. सो इनका एंड पॉइंट्स जो है दोनों का कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट्स जो है वो कन्याकुमारी. दे मीट एट कन्याकुमारी. द विथ वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन द साउथ, 150 किलोमीटर इन द ईस्ट एंड 250 किलोमीटर इन द वेस्ट. सो विथ का मतलब हो रहा है यहाँ पे चौड़ाई. लंबाई तो टोटल लेंथ देख लिए कि गुजरात से स्टार्ट होते हुए कन्याकुमारी से होते हुए वेस्ट बंगाल तक इसका लेंथ है 6,000 किलोमीटर. अब इसका चौड़ाई क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुजरात में लेंथ बहुत ज़्यादा, गुजरात में विड्थ बहुत ज़्यादा है, ये येलो पार्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा है. अब वही चीज़ अगर यहाँ देखा जाए गोवा के आसपास थोड़ा कम है, फिर कोलकाता के पास थोड़ा ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु के पास थोड़ा ज़्यादा है. तो इसको कहते हैं विद हर जगह सेम नहीं है, कहीं थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है ये कोस्टल प्लेन, कहीं थोड़ा कम चौड़ा है. तो विद जो है 50 किलोमीटर इन द साउथ में नीचे, ये सदर्न पोर्शन हुआ इंडिया का, सदर्न पोर्शन. तो साउथ में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनका चौड़ाई है 50 किलोमीटर, ओनली 50 किलोमीटर. 150 किलोमीटर इन द ईस्ट के तरफ, ये वाला हो गया ईस्ट के तरफ जितने भी कोस्टल प्लेन्स हैं, कोलकाता से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो कोस्टल प्लेन कन्याकुमारी तक आते हैं, इनका जो चौड़ाई है वो है 150 किलोमीटर इन द ईस्ट. और अब अगर वेस्टर्न घाट्स के तरफ आए, ये वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, तो इसका चौड़ाई है 250 किलोमीटर्स इन द वेस्ट. सो कोस्टल प्लेन्स क्लियर हो गया. कोस्टल प्लेन्स किसको कहते हैं? कोस्ट वो इलाका होता है जो जमीन का एंड होता है और जो पानी से सटा हुआ होता है, वो होता है हमारा कोस्टल प्लेन्स. तो इंडिया का 3 साइड कोस्टल प्लेन है, एक हो गया वेस्ट, एक हो गया ईस्ट और एक हो गया साउथ, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट तो दूसरी कंट्रीज से बॉर्डर्ड है. अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. इंडिया के वेस्ट की तरफ जो वाटर बॉडी है उसको कहा जाता है अरेबियन सी. वैसे ही ईस्ट की तरफ जो वाटर बॉडी है उसको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल. तो वेस्टर्न घाट्स का अगर हम लोग बाउंड्री देखें तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ अरेबियन सी है और वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के इस तरफ अरेबियन सी है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के इस तरफ वेस्टर्न घाट्स है. वेस्टर्न घाट्स क्या है? लॉन्ग माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स. मतलब एक एरिया है, उसके इस तरफ पानी है और इस तरफ हाई ऊंचे माउंटेन्स हैं, और बीच में जो एरिया हुआ इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स. क्लियर हो गया? वेस्टर्न घाट्स के एक तरफ अरेबियन सी है, वेस्टर्न घाट्स के दूसरे तरफ
सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के एक तरफ अरेबियन सी है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के इस तरफ वेस्टर्न घाट्स है। वैसे ही इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होते हैं गुजरात से और एंड होते हैं केरला में। ये वाला हमारा स्टेट जो है इसको केरला बोलते हैं, यहाँ पे केरला में एंड होता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड द मलबार कोस्ट टुवर्ड्स द साउथ। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अब ये इतना ज़्यादा लंबा है, हम लोगों के इंडिया को भी कितने सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी 3 अलग अलग कोस्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है गुजरात कोस्ट। गुजरात कोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है और गुजरात, उसके बाद फिर गुजरात के एंड होते होते गुजरात कोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर है कोंकण कोस्ट इन द मिडिल, तो बीच वाले हिस्से को कहते हैं कोंकण कोस्ट। यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, ये सारा स्टेट्स आता है। उसके बाद फिर मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट हमारा नीचे वाला है, जैसे कि केरला को, वो मेनली केरला को कवर करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मलाबार कोस्ट। लगून्स और बैक वाटर्स लोकली कॉल्ड कायल्स आर फाउंड अलोंग द मलाबार कोस्ट। तो मलाबार कोस्ट के साइड में, मलाबार कोस्ट में लगून्स पाया जाता है। लगून्स क्या होता है? नॉर्मल सा, मतलब बीच में पानी होता है और साइड साइड पे ज़मीन होता है, उसको कहते हैं लगून। जैसे हम लोग छोटा सा पॉन्ड देखते हैं, तालाब देखते हैं, वही चीज़ अगर बहुत बड़ा साइज का है उसको कहते हैं लगून। लगून को वहाँ पे बोला जाता है, वहाँ पे लोकली उसका नाम है कायल। ये फाउंड होता है कहाँ? मलाबार कोस्ट में। तो ये क्लियर हो गया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला गुजरात कोस्ट, उसके बाद फिर कोंकण कोस्ट, उसके बाद फिर मलाबार कोस्ट। Next is Eastern Coastal Plain. The Eastern Coastal Plain lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. ठीक है, उसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी है। ये ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये एरिया है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी है और इस तरफ माउंटेन्स हैं। उन माउंटेन्स को कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ईस्ट और बीच वाला इलाका हो जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है? ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये शुरू होता है वेस्ट बंगाल से और एंड होता है तमिलनाडु तक, ये स्ट्रेच है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न सर्कार्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। सो ईस्टर्न कोस्टल, जिस तरह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, उसी तरह ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं नॉर्दर्न सर्कार्स, उसके बाद आते हैं कोरोमंडल कोस्ट। Rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri form large deltas along the eastern coastal plain. यहाँ पे कौन कौन से रिवर फ्लो होते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। The islands. There are many small islands along the 2 coastal plains. इंडिया में 2 कोस्टल प्लेन्स है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साइड में 2 आइलैंड का ग्रुप है। 2 बिग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर देयर अवे फ्रॉम दीज प्लेन्स। इन प्लेन से थोड़े दूरी पर इस तरफ है एक आइलैंड का ग्रुप और इस तरफ है कुछ आइलैंड्स का ग्रुप। These are the beautiful Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के तरफ जो आइलैंड्स हैं इनको बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 2 अलग अलग नाम इसलिए है, अंडमान एंड निकोबार इसलिए नाम है क्योंकि कुछ आइलैंड्स जो होते हैं, मतलब कुछ आइलैंड्स जो हैं उनका नाम अंडमान रखा गया है और कुछ आइलैंड्स जो हैं उनका नाम निकोबार रखा गया है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के ईस्ट में जो वाटर बॉडी है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल, इसलिए ये आइलैंड्स जो है बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। दे आर 2 आइलैंड्स ग्रुप्स एंड आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार 2 आइलैंड ग्रुप हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान 3-4 आइलैंड्स को मिलाकर ये अंडमान आइलैंड्स कहलाता है। उसके बाद फिर थोड़े दूरी पे 2-3 आइलैंड्स हैं, वो हैं निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार इसीलिए इनको कहते हैं, ये एक लाइन में इस तरह के आइलैंड्स हैं। तो ये दोनों आइलैंड्स बीच में सेपरेट हो रहे हैं 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल
10 डिग्री चैनल मतलब चैनल उस चैनल एक पाथ है, मतलब एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? दो तरफ के वाटर बॉडी को जोड़ने का रास्ता, या फिर कह सकते हैं चैनल से दो लैंड मासेस आपस में सेपरेट होते हैं। तो अंडमान और निकोबार ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं 10 डिग्री चैनल से। They are two island groups and are separated by 10 degree channels, with the Andamans to the north and the Nicobar Islands to the south. They form a union territory of India. तो इंडिया में जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें से एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जिस तरह इंडिया में स्टेट्स होते हैं उसी तरह यूनियन टेरिटरीज़ भी होते हैं। लक्षद्वीप। The Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea. They are spread over 110 square kilometers. It is the smallest union territory of India. अब लक्षद्वीप अगर देखा जाए तो ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप जो है वो कुछ ग्रुप्स है, ग्रुप है, आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ पे एक आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनका ग्रुप वो मिला करके लक्षद्वीप आइलैंड बोला गया है। ये कितने एरिया को कवर करता है? ये 110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है, और ये इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अनलाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, most of which are hilly, the islands of Lakshadweep are flat. They have been formed from coral deposits. Kavaratti is the capital city. अंडमान में जो लैंड फॉर्म है वहाँ पे सबसे मतलब ज़्यादातर वहाँ पे हिली एरियाज़ है, पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है। बट लक्षद्वीप में जो लैंड फॉर्म है वो फ्लैट लैंड फॉर्म है, प्लेन है। ठीक है, वहाँ पे, और ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये कोरल डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म हुए हैं। कोरल डिपॉजिट मतलब क्या होता है? कोरल सी में रहने वाला छोटा छोटा क्रिएचर्स होते हैं, कोरल सी में रहने वाले छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, और ये क्रिएचर्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरफ जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सॉलिड हो जाते हैं, और सॉलिड होते होते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होते होते सॉलिड हो जाते हैं। सॉलिड होने के बाद वो ज़मीन की तरह दिखने लगते हैं कि यहाँ पे ज़मीन है। एक्चुअली में वो सी क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं। तो कोरल डिपॉजिट के वजह से ही ये लैंड फॉर्म बना है, ये आइलैंड्स बने हैं। और यहाँ का कैपिटल कौन सा है? कवरत्ती इज़ द कैपिटल सिटी। कवरत्ती लक्षद्वीप का कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट है। राइट ट्रू फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ अ शॉर्ट कोस्ट लाइन। इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत छोटा है, शॉर्ट है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है। गुजरात से लेकर बंगाल तक बहुत लंबा कोस्ट लाइन है इंडिया का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो 300 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। 300 आइलैंड्स यहाँ नहीं है। The eastern coastal plains is wider than the western coastal plain. मैप में हमेशा बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वेस्ट और राइट हैंड साइड वाला होता है ईस्ट। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा वाइड है। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा? ये होगा फॉल्स, ये फॉल्स है। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। आइलैंड किसे क्या कहा जाता है? आइलैंड एक लैंड का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे हमारा इंडिया वेस्ट साइड में पानी है, ईस्ट साइड में पानी है, साउथ में पानी है, लेकिन नॉर्थ में तो पानी नहीं है। नॉर्थ में क्या है? दूसरे कंट्री से इंडिया सटा हुआ है, तो क्या इंडिया को आइलैंड कहा जाता है? नहीं, इंडिया को आइलैंड नहीं कहा जाता। तो वैसे ही कोई भी लैंड फॉर्म, कोई भी लैंड मास जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उसको आइलैंड नहीं कहते हैं। चारों तरफ में उसका पानी होना चाहिए, इसलिए ये वाला गलत हो गया, फॉल्स।
लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। वेस्टर्न कोस्टल रीजन में लोगों का कैसा ज़िंदगी होता है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में कैसे लोग होते हैं। वेस्टर्न मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड, ओके। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीन्स इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे गुजरात है, ओके, यहाँ पे हमारा बंगाल है, बंगाल से होते हुए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ओके। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीन्स दिस पार्ट फ्रॉम गुजरात टू केरला, फ्रॉम गुजरात टू केरला और द सदर्न टिप इज कन्याकुमारी। तो इस जगह में लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अच्छा, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम रैन ऑफ कच्छ इन गुजरात अप टू कन्याकुमारी। गुजरात में किस जगह से शुरू होता है, रैन ऑफ कच्छ यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर ये गुजरात में लास्ट में कन्याकुमारी में एंड होता है। पार्ट्स ऑफ गुजरात, ये कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, कौन कौन सी जगह को कवर करता है, कुछ गुजरात का कुछ पार्ट्स, फिर गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, डामन एंड दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है। गुजरात, ओके, महाराष्ट्र, गोवा, ओके, फिर केरला, फिर और क्या है यहाँ पे, दादरा एंड नगर हवेली, डामन एंड दीव, कर्नाटका। जितने भी वेस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं। तो सबसे पहले गुजरात। द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात इज़ अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर का नाम है अहमदाबाद। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज़ गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर, कंफ्यूज नहीं होना है। अहमदाबाद गुजरात में सबसे बड़ा शहर है, बट गुजरात का कैपिटल सिटी क्या है, गांधीनगर। साबरमती आश्रम लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद वॉज महात्मा गांधीज होम फॉर मैनी ईयर्स। साबरमती आश्रम जो है साबरमती आश्रम जो है गुजरात में अहमदाबाद नाम का एक शहर है, वहाँ पे साबरमती आश्रम लोकेट है। एक्चुअली वहाँ पे क्या है ना, महात्मा गांधी का, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का एक घर के तरह था। उस आश्रम में महात्मा गांधी रहा करते थे। द सिटी हैज़ मैनी टेक्सटाइल मिल्स। उस शहर में बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स है। कौन से शहर के बारे में बात किया जा रहा है, अहमदाबाद के बारे में बात किया जा रहा है। टेक्सटाइल मिल्स मतलब कि वहाँ पे कपड़े का कारखाना है। अहमदाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, सबसे पहले साबरमती आश्रम। क्यों साबरमती आश्रम, क्योंकि वहाँ पे महात्मा गांधी रहा करते थे। उसके बाद फिर टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। गुजरात के ज़्यादातर गुजरात के लोग क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, सामान बेचने खरीदने का काम करते हैं, और उनको बिजनेसमैन भी कहा जा सकता है, या फिर फार्मर्स होते हैं, जो थोड़े गरीब लोग होते हैं वो फार्मिंग करते हैं। द मेन क्रॉप्स आर, वहाँ पे क्या क्या फार्मिंग किया जाता है, क्या क्या कल्टीवेशन होता है, ज्वार, बाजरा, वीट, कॉटन एंड शुगर केन, ये सारा का कल्टीवेशन वहाँ पे किया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज़ पॉपुलर इन एंड अराउंड आनंद। आनंद नाम के जगह पे डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आनंद नाम की जगह पे डेयरी फार्मिंग मतलब कि दूध से, मतलब डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है जैसे गाय को पाल लिया गया, भैंस को पाल लिया गया, उससे गोट फार्मिंग करके उससे दूध लेना, फिर दूध से दही, मक्खन, ये सब चीज़ का प्रोडक्ट बनाना, इसी को कहते हैं डेयरी फार्मिंग। अमूल वेल नोन फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट इज़ बेस्ड हियर। अमूल इंडस्ट्री जो है ना, अमूल जो जिसका हम लोग डेली दूध पीते हैं, जिसके, और अमूल का बटर भी आता है, अमूल का घी भी आता है, तो ये जो कंपनी है अमूल, ये यहीं पे बेस्ड है, गुजरात का ही ये कंपनी है। गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। इस स्टेट का भाषा क्या है, लोग क्या भाषा में किस भाषा में बात करते हैं, गुजराती में। मेन वेयर धोतीज एंड लॉन्ग और शॉर्ट कोट्स। यहाँ के लोगों का कपड़ा क्या है, लोग क्या कैसे ड्रेसेस पहनते हैं, धोती पहनते हैं। मतलब आजकल ऐसा कुछ नहीं पहना जाता है, आजकल हर कोई नॉर्मल शर्ट पैंट ही पहनते हैं, लेकिन थोड़े
कुछ कुछ लोग अभी भी, यहाँ का मेन ट्रेडिशनल ड्रेस है धोती और ऊपर कुर्ता, या तो लंबा कुर्ता या फिर थोड़ा शॉर्ट कुर्ता नहीं, एक्चुअली कोट्स पहनते हैं लोग। दे ऑल्सो वेयर टर्बन्स, यहाँ के लोग पगड़ी भी पहनते हैं, गुजराती लोग पगड़ी भी पहनते हैं, और कैप्स या फिर कैप्स ऑन देयर हेड्स। वुमेन वेयर साड़ी और लहंगाज एंड चोलीज, यहाँ की औरतें कैसी ड्रेसेस पहनती हैं, या तो साड़ी या तो लहंगा चोली। आजकल हर कोई ऐसा नहीं पहनता, लोग नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, शर्ट पैंट, लड़कियाँ कुर्ती जीन्स टॉप जैसा पहनना चाहता है हर जगह वैसा, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेसेस यही है, औरतों का लहंगा चोली और मेन का धोती और कोट्स। रास गरबा इज़ अ पॉपुलर फोक डांस, हम लोग हमेशा सुनते हैं ना गरबा कहाँ होता है, गुजरात में, तो गरबा पूरा उस डांस का नाम है रास गरबा, इज़ अ पॉपुलर फोक डांस। द गिर नेशनल पार्क इज़ होम टू द एशियाटिक लायंस, यहाँ पे गुजरात में एक नेशनल पार्क बनाया गया है। नेशनल पार्क बहुत बड़ा, मतलब कि फॉरेस्ट होता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पे आम आदमी जाकर के हंटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क बनाया गया है, और वहाँ पे बहुत सारे एशियाटिक लायन, मतलब ये लायन जो मेनली एशिया में पाए जाते हैं, गुजरात में गिर नेशनल पार्क में इनको रखा गया है और ये उनका होम है। अब महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र कहाँ है, ठीक गुजरात के नीचे है। मैप याद करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ गुजरात ख़त्म होता है लगभग यहाँ, तो यहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है यहाँ तक लगभग, ठीक है। ये है महाराष्ट्र और यहाँ पे है गुजरात। Many crops and fruits are grown in Maharashtra. Large deposits of petroleum have been found in seabed near Mumbai. अच्छा, गुजरात किस चीज़ के लिए फेमस था, हमारा गुजरात था साबरमती आश्रम के लिए फेमस और टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस था, ठीक है। कल्टीवेशन फार्मिंग यहाँ पे कुछ होता है, बट महाराष्ट्र मेनली किस चीज़ के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में भी क्रॉप उगाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं, बट ये मेनली फेमस है पेट्रोलियम का डिपॉजिट यहाँ पे पाया गया है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन सीबेड नियर मुंबई, मुंबई के पास पेट्रोलियम का डिपॉजिट पाया गया है। पेट्रोलियम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है और यहाँ से पेट्रोलियम मिलता है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड बॉम्बे हाई, और जिस इलाके में, मुंबई के जिस इलाके से पेट्रोलियम लिया जाता है, निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से, उस रीजन को बोलते हैं बॉम्बे हाई। मुंबई का नाम बॉम्बे था ना पहले, इसलिए बॉम्बे हाई। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। अच्छा, इससे पहले वाले पार्ट में बताए थे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा यहाँ पे नीचे था मलबार कोस्ट, उसके ऊपर था कोंकण कोस्ट, उसके ऊपर था गुजरात कोस्ट में भी शायद। तो जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट यहाँ से, तो मुंबई कहाँ आता है, कोंकण कोस्ट में। इट इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर। तो मुंबई किस चीज़ के लिए फेमस है, वो एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब कि इंडिया से शिप्स, जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ दूसरे कंट्री में जाते हैं समुद्र के रास्ते से होकर, तो मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट किसको कहते हैं, पोर्ट जिस तरह ट्रेन आकर रुकता है रेलवे स्टेशन में, प्लेन आकर रुकता है आपका एयरपोर्ट में, उसी तरह शिप का जो स्टेशन होता है जहाँ से शिप निकलता है या जहाँ शिप आकर रुकता है, उसको पोर्ट कहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई पोर्ट, और ये इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुंबई एक और चीज़ के लिए फेमस है, फैशन इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, जहाँ ज़्यादातर फिल्म मूवी जो बनता है, लोग वहीं पे तो रहते हैं ना, वहीं पे तो ज़्यादा शूटिंग होता है, इसलिए वो वहाँ के लिए भी फेमस है। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। गोवा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। महाराष्ट्र जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से छोटा सा स्टेट है गोवा स्टार्ट होता है। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इट लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। पानाजी इज़ इट्स कैपिटल। पानाजी गोवा का कैपिटल है। मर्मगांव इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गोवा। गोवा में भी एक पोर्ट है जहाँ वो शिप्स का स्टेशन, पोर्ट को हमेशा याद रखना है, शिप का स्टेशन है, ठीक है। मर्मगांव गोवा का एक पोर्ट है, ये याद रखना है। गोवा में मर्मगांव नाम का एक पोर्ट है जो वहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है, ओके। गोवा हैज़ मैनी ब्यूटिफुल बीचेस। इट ऑल्सो हैज़ मैनी ब्यूटिफुल चर्चेस। गोवा में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। बीच कहाँ पाया जाता है,
कोस्ट लाइन के पास ही ना बीच पाया जाएगा जहाँ ज़मीन और पानी एक साथ मिले। द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस दैट हैज़ द रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज़ लोकेटेड इन गोवा। अच्छा, गोवा में बहुत अच्छे अच्छे चर्चेज़ भी हैं। ज़्यादातर गोवा में क्रिश्चियंस रहते हैं ना, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो गोवा में बहुत अच्छे अच्छे चर्चेज़ भी हैं, जैसे कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये चर्च का नाम है, ये गोवा में है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। पीपल ऑफ गोवा ग्रो राइस, मैंगोज, कैश्यू नट्स एंड कोकोनट्स। यहाँ के लोग ये सारी चीज़ों का खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, कल्टिवेशन होता है। फिशिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। अब जो भी इलाका कोस्ट लाइन के पास होगा, समुद्र के पास होगा, जहाँ पे वाटर बॉडी होगा, वहाँ पे तो लोग फिशिंग करेंगे ही। तो जितने भी कोस्टल एरिया है ना, जो समुद्र से सटे हुए हैं, उनको कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो कोस्ट में जितने भी लोग रहते हैं ज़्यादातर वो फिशिंग करते हैं, और गोवा में कुछ ज़्यादा ही फिशिंग होता है। पीपल ऑफ गोवा स्पीक इंग्लिश एंड कोंकणी। अब क्योंकि यहाँ के लोग कोंकण कोस्ट में रहते हैं, इस कोस्ट का नाम कोंकण है, तो कोंकणी भाषा में बात करते हैं और इंग्लिश में। क्रिश्चियंस लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं ना, इसलिए। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड हियर विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। यहाँ का मतलब कि मेन फेस्टिवल अगर देखा जाए तो यहाँ का जिस तरह बंगाल का हम लोगों का दुर्गा पूजा होता है, वैसे तरह गोवा का है क्रिसमस। अब उसके बाद फिर कर्नाटका। तो गोवा का लोकेशन पता था मैप में गोवा का लोकेशन है महाराष्ट्र के नीचे। अब उसके बाद फिर वहाँ पे है, इसके बाद यहाँ है, लगभग यहाँ आता है थोड़ा कर्नाटका। गोवा के बाद है कर्नाटका। In this state, the coastal areas are mostly covered by thick teak forest. A variety of spices and coconuts grow here. यहाँ पे क्या है ना, ये जो इलाका है कर्नाटका का, जो कोस्टल एरिया है। अब अच्छा, कोस्टल एरिया तुम लोग क्या समझ रहे हो? अगर गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तो पूरा गुजरात और पूरा महाराष्ट्र और पूरा कर्नाटका नहीं, सिर्फ उसका कोस्टल इलाका, सिर्फ साइड वाला ये जो हिस्सा है, सिर्फ ये जो एरिया है, सिर्फ इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। साइड वाला जो उसको कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है वो ज़्यादातर टीक फॉरेस्ट से कवर है। जो फॉरेस्ट है वहाँ पे टीक ट्रीज़, पेड़ का नाम है टीक ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एंड कोकोनट्स ग्रो है। यहाँ पे स्पाइसेस, मसाले और कोकोनट्स ग्रो होते हैं। मैंगलुरु या फिर मैंगलोर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ दिस कोस्ट। ये कर्नाटका के कोस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। पोर्ट मतलब वही शिप का स्टेशन, ये है मैंगलोर। गोवा का कौन सा था? मर्मागांव। महाराष्ट्र का कौन सा था? मुंबई। उसी तरह कर्नाटका का मैंगलोर। अब केरला। इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द मलाबार कोस्ट इज़ केरला। कोंकण कोस्ट के नीचे था मलाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट के नीचे ये वाला कोस्ट को बोलते हैं मलाबार कोस्ट, और यहाँ पे इंडिया का जो स्टेट है उसका नाम है केरला। ये है केरला। तो केरला क्योंकि इतना पतला सा स्टेट है, इसलिए इसका लगभग आधा से ज़्यादा हिस्सा कोस्टल प्लेन में आता है। द कैपिटल सिटी इज़ थिरुवनंतपुरम। यहाँ का इतना लंबा इसका नाम है, याद तो करना पड़ेगा। थिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है। केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस। ओके, मलयालम एंड इंग्लिश। कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर द मेन क्लासिकल डांसेस। यहाँ पे लोग फोक डांस, क्लासिकल डांस यहाँ का क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। गुजरात का क्या था? गरबा था। ओनम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। ओके, फेस्टिवल में सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है ओनम। स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम। ओनम के टाइम पे, ओनम फेस्टिवल जब आता है तो लोग बोट रेस करते हैं। बोट रेस, उस बोट रेस को कहा जाता है स्नेक बोट रेसेस। केरला में आप लोग मूवीज़ में, सीरियल्स में, टीवी में कभी देखे होंगे, केरला में लंबे लंबे बोट्स होते हैं। लंबे लंबे बोट्स, एक लाइन से लोग बैठे होते हैं, तो उस टाइप के बोट्स में ना रेसेस होता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ केरला। ओके, राइस is the main crop of Kerala. Other important crops include coconut, rubber, cocoa, coffee and spices. यहाँ पे ये सारी चीज़ों का कल्टीवेशन होता है। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है राइस का। This state has a number of beautiful beaches. हर स्टेट जो कि कोस्टल एरिया में है उसमें तो बीचेस होंगे ही। तो गोवा में भी बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। अब केरला के साइड में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं। महाराष्ट्र के साइड में भी हैं, कर्नाटका के साइड में है, ठीक है, सबके साइड में बीचेस अच्छे अच्छे हैं। तो दिस स्टेट हैज़ अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बीचेस। द मोस्ट फेमस इज़ द कोवलम बीच। कर्नाटका का सबसे फेमस बीच का नाम है कोवलम बीच। कोई बता सकता है मुंबई में सबसे फेमस बीच का नाम क्या है? जुहू बीच, है ना। उसी तरह कोलकाता में हमारा जो फेमस बीच है उसका नाम है दीघा। उसी तरह केरला में
सबसे फेमस बीच का नाम है कोवलम बीच। द लगून्स और द बैक वाटर्स ऑफ केरला, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट पेरियार एंड द फेमस टेम्पल्स आर अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे लोग किस लिए घूमने आते हैं? लगून्स देखने के लिए। लगून्स बताए थे, लगून्स क्या होता है? लगून्स जिस तरह पॉन्ड होता है उसी तरह वाटर बॉडी होता है, साइड में ज़मीन होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इलाके में होता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला में एक जगह है पेरियार नाम का, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तरह तरह के यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। और उसके बाद फिर बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स होते हैं। साउथ इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। ये सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ का। टूरिस्ट यही सारी चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। फिर डामन एंड दियू, डामन एंड दियू इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ये सारा केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे क्या क्या थे? ये सारे स्टेट्स थे। अब डामन और दियू क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। और ये मैप में आता कहाँ है? ये आता है गुजरात में। एक्चुअली गुजरात में एक यहाँ और एक यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट है, उनका नाम है डामन और एक का नाम है दियू, और यही है यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार भी यूनियन टेरिटरी था, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी था, उसी तरह डामन एंड दियू। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट है डामन एंड दियू। द मेन ऑक्यूपेशन और एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और फिशिंग करते हैं। और अब ये क्योंकि गुजरात में पड़ता है तो इनका लैंग्वेज क्या होगा? गुजराती। फिर दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी है। दादरा हैज़ 3 विलेजेस एंड हवेली है 69 विलेजेस। दादरा, ये भी 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, एक दादरा और एक हवेली। तो दादरा में 3 गांव हैं और हवेली में 69 विलेजेस हैं। द कैपिटल इज़ सिलवासा, यहाँ का कैपिटल क्या है? सिलवासा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। राइस एंड रागी आर द मेन क्रॉप्स, यहाँ पे लोग चावल और रागी का खेती करते हैं। अच्छा, डामन एंड दियू तो पड़ता है गुजरात में। दादरा और नागर हवेली ये कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है, लेकिन एकदम एंड पॉइंट पे। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी पड़ता है, वो एकदम एंड पॉइंट, एकदम बॉर्डर पे पड़ता है ये इलाका। यहाँ पर भी लोग, कुछ लोग गुजराती भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र भाषा, मराठी भाषा में बात करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट होगा लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी। Okay, West Bengal to Kanyakumari. It includes parts of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and पुदुचेरी। तो ये सारा चीज़ का, ये सारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का लोकेशन मैप में जानना ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल। ओके, ये वेस्ट बंगाल है जहाँ हम लोग रहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? उड़ीसा। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है तेलंगाना, ये तेलंगाना है। उसके बाद फिर तमिलनाडु। और पुदुचेरी कहाँ है? पुदुचेरी ये एरिया है, इसको पुदुचेरी कहते हैं। तमिलनाडु में ही एक पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पुदुचेरी। तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट्स है और पुदुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ये सारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, इंडिया के राइट हैंड साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वेस्ट बंगाल इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन का सबसे नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस रीजन हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे सॉइल यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। मिट्टी में कोई भी फसल लगाने से बहुत अच्छे से खेती होता है। राइस, जूट आर द मेन क्रॉप्स। द मेन क्रॉप्स आर राइस एंड जूट। कोलकाता हैज़ मैनी जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स। कोलकाता में बहुत सारा जूट और टेक्सटाइल मिल्स भी है। जूट से बहुत सारा सामान बनाया जाता है, जूट का बैग होता है, जूट से रोप बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोलकाता, वेस्ट बंगाल के नीचे है उड़ीसा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के नीचे है उड़ीसा, ये याद रखना है। पुरी एंड भुवनेश्वर आर टेम्पल टाउन्स इन दिस स्टेट। तो उड़ीसा का 2 इम्पॉर्टेंट शहर कह सकते हैं, उसका नाम है पुरी एंड भुवनेश्वर।
ये टेम्पल टाउन्स इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी ये स्टेट फेमस है। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनाए हुए चीज़। चिलिका लेक विथ इट्स बर्ड सेंचुरी इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो उड़ीसा में लोग ज़्यादातर किस लिए आते हैं? भुवनेश्वर और पुरी घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मंदिर देखते हैं, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, उसके बाद फिर वहाँ पे चिलिका लेक है, एक लेक है, लेक इज़ अ वाटर बॉडी, लेक है जहाँ पे बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग स्पीसीज़ के बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, उसी को देखने के लिए टूरिस्ट उड़ीसा जाते हैं। अब उड़ीसा के नीचे है आंध्र प्रदेश। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट आंध्र प्रदेश। द गोदावरी एंड द कृष्णा फॉर्म देयर डेल्टाज इन दिस पार्ट। आंध्र प्रदेश में 2 मेन रिवर फ्लो होता है, एक गोदावरी और एक कृष्णा। विशाखापट्टनम इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ दिस कोस्ट। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी है। इज़ अ मेजर पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग सेंटर। विशाखापट्टनम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट मतलब वही शिप्स का स्टेशन, और शिप बिल्डिंग सेंटर है, शिप बिल्डिंग सेंटर है, यहाँ पे शिप्स बनाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ एन ऑयल रिफाइनरी एंड एन आयरन एंड स्टील प्लांट। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पे ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है, यहाँ से तेल निकलता है, तेल को रिफ़ाइन किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आयरन और स्टील के भी प्लांट है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, आयरन स्टील का प्लांट है यहाँ पे, मतलब आयरन और स्टील से यहाँ पे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। अब आंध्र प्रदेश के नीचे मैप को फिर देखना होगा, आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे तमिलनाडु स्टेट है, स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा पुदुचेरी नाम का। तो तमिलनाडु इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड पुदुचेरी इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। द कावेरी रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। अच्छा, ये बता चुके थे पिछले पार्ट में कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिस तरह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में, उस तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट में, एक है कोरोमंडल कोस्ट और एक है नॉर्दर्न सरकार्स। तो नॉर्दर्न सरकार्स मतलब कि ऊपर वाला नॉर्दर्न सरकार्स और नीचे वाला कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट में थोड़ा आंध्र प्रदेश का पार्ट आता है और तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में मेनली द रिवर कावेरी यहाँ पे तमिलनाडु में फ्लो होती है। द मेन क्रॉप इज़ राइस। चेन्नई इज़ फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क साड़ी। अच्छा, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई है। चेन्नई किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉटन और सिल्क से बनी साड़ीज़ के लिए फेमस है। मरीना बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा बीच का नाम है मरीना बीच। याद रखना है, कोलकाता में कौन सा बीच है? दीघा। उड़ीसा में कौन सा बीच है? उड़ीसा में पुरी में बीच है। मुंबई में जुहू बीच है। उसी तरह गोवा में केरला में कौन सा बीच था? कोवलम बीच था। उसी तरह तमिलनाडु में जो बीच है उसका नाम है मरीना बीच। पर ये बीच सबसे फेमस है क्योंकि ये पूरे इंडिया का सबसे लंबा बीच है, मतलब ज़्यादा इलाका कवर करने वाला बीच है। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चेन्नई लाइज पुदुचेरी। तो चेन्नई के नीचे की तरफ है पुदुचेरी। इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। इट वॉज वंस अंडर फ्रेंच रूल। जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब पुदुचेरी ना फ्रेंच के रूल में था। फ्रांस के लोग अगर यहाँ पर कब्ज़ा किए थे। इट इज़ फेमस फॉर औरोबिंदो आश्रम एंड द मातृ मंदिर। ये फेमस है किस चीज़ के लिए? यहाँ पे औरोबिंदो आश्रम है और मातृ मंदिर है। अच्छा, साबरमती आश्रम कहाँ है? ये याद रखना है, साबरमती आश्रम गुजरात में है। उसी तरह औरोबिंदो आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी में। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स के बारे में बता दिया गया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये कौन से इंडिया के किस तरफ पड़ते हैं? इंडिया के ईस्ट के तरफ पड़ते हैं। कौन सा वाटर बॉडी है यहाँ? बे ऑफ बंगाल। ओके, इंडिया के ईस्ट के तरफ ये जो पानी है यहाँ पे, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो इसी को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड्स। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 300 छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर बने हैं और ये बे ऑफ बंगाल में है। और इनका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ओके, पोर्ट ब्लेयर। दीज आइलैंड्स आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड वेरी फ्यू पीपल इनहेबिट देम। इससे पहले वाले पार्ट में बताया गया है कि अंडमान जो आइलैंड है वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है? माउंटेनियस रीजन है, बहुत ज़्यादा पहाड़ वहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वहाँ पे, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे नहीं बसते। द ट्राइबल पीपल स्टिल लिव देयर इन ओल्ड ट्रेडिशनल वेज। कुछ ट्राइबल पीपल,
ठीक है। कुछ ट्राइबल पीपल वहाँ पे रहते हैं जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से मतलब वही भाला लेकर शिकार करना, उस टाइप का। द सेल्युलर जेल एट पोर्ट ब्लेयर वॉज वंस यूज्ड फॉर इम्प्रिजनिंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बाय द ब्रिटिश। तो पोर्ट ब्लेयर में, जो शहर है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार का, वहाँ का कैपिटल भी है, पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, जेल का नाम है सेल्युलर जेल। ये जेल फेमस किस लिए है? जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो इंडिया में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया के आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, तो ब्रिटिशर उनको तो कैद कर देते थे ताकि वो लोग आवाज़ ना उठा पाए उनके खिलाफ, और उनको कैद करके कहाँ भेजते थे? सीधा इंडिया से लेकर उनको आ जाते थे अंडमान और निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर के उसी सेल्युलर जेल में उनको कैद करके रखा जाता था। तो सेल्युलर जेल एट पोर्ट ब्लेयर वॉज वंस यूज्ड फॉर इम्प्रिजनिंग, मतलब कैद करके रखने के लिए काम आता था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बाय द ब्रिटिश। इट इज़ नाउ अ नेशनल मॉन्यूमेंट है, अब ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, मतलब हमारे नेशन का एक मॉन्यूमेंट है। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ पर भी लोग फिशिंग करते हैं। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, क्या देखने के लिए? अब कुछ तो है नहीं यहाँ पे, खूबसूरत बिल्डिंग तो यहाँ पे है नहीं, तो लोग देखने के लिए क्या आएंगे? यहाँ का बीच देखने के लिए आते हैं, ब्यूटीफुल बीचेस। कोकोनट एंड राइस आर द मेन कल्चरल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कोकोनट और राइस सबसे ज़्यादा खेती होता है, कोकोनट और राइस का। तो चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है, जितना भी अंडरलाइन किया गया है, उसको याद करना है, उसको लर्न करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर ये जो असेसमेंट टाइम है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप लोगों को खुद से करना है और क्वेश्चन आंसर बुक में मार्क करना है। ओके।